हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। जिसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा पार्ट नंबर 3 रहेगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफाइड ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के बारे में। पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको किस तरह से बनाया जाता है, कौन से रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको लेकर पूरा डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए क्या इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास इसमें टॉक्साइड वैक्सीन के बारे में। देखेंगे कि जो टॉक्साइड वैक्सीन होता है वो क्या होता है, किस तरह से इसको जो है बनाया जाता है, इसको अभी देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल के रूप में लिए हमने डिप्थीरिया वैक्सीन। जो डिप्थीरिया का वैक्सीन रहता है उसमें टॉक्साइड वैक्सीन रहता है, यानी कि उसमें टॉक्सिक मटेरियल मतलब जो हमारे पास बैक्टीरिया या वायरस रहता है उसमें टॉक्साइड मटेरियल जो उसके लिए हानिकारक जो पदार्थ रहते हैं उसको लेकर वहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं हमारे पास टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं। तो इसमें टॉक्साइड वैक्सीन में क्या क्या चीज़ें रहते हैं इसको यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, हमारे पास सुइटेबल स्ट्रेन लेंगे। जो हमारे पास अब बैक्टीरिया है या जो वायरस है, तो यहाँ पर डिप्थीरिया ले रहे हैं तो एक प्रकार का वायरस है, तो वायरस के हम लोग जो है इसके सुइटेबल स्ट्रेन को लेंगे। तो स्ट्रेन को लेकर जो है आपके कोरोने बैक्टीरियम डिप्थीरिया को लिक्विड मीडियम में जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 7 डेज तक इसको ग्रो कराया जाता है। मतलब 7 दिन तक कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरी को जो है लिक्विड मीडियम में लेकर उसको 7 दिन तक उसको गर्म मतलब इसको ग्रो कराया जाता है, यानी कि उसको जो है उगाया जाता है। उसमें से हमने स्ट्रेन लिया था जो कोरोना बैक्टीरिया डिप्थेरी है, उसका हमने केवल एक सुइटेबल स्ट्रेन लिया और उस सुइटेबल स्ट्रेन को लेकर हमने क्या किया, लिक्विड मीडियम में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 दिन तक उसको हमने ग्रो कराया। अब ग्रो होने के बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म जो है मैक्सिमम टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करता है। जो ऑर्गेनिज्म रहेगा 7 दिन तक ग्रो किया है, 7 दिन तक ग्रो होने के बाद इसमें मैक्सिमम टॉक्सिन इसमें जो है प्रोड्यूस होता है, उसका बाहर जो इसमें निकलता है, जो कि आपका बल्क के रूप में जो है वो होता है। जो कि क्या होता है हमारे पास बल्क के रूप में, जो आपको मेन चीज यहाँ पे याद रखने वाली क्या है, बल्क। ठीक है, तो ये बल्क के रूप में हमको जो है प्राप्त होता है। तो बल्क के रूप में हमको वो प्राप्त होगा जिसको अल्ट्रासेल्ट्रीफिकेशन के द्वारा जो है सेपरेट किया जाता है। आपको ध्यान रहे कि इसमें अल्ट्रासेल्ट्रीफिकेशन के थ्रू इसको जो है वो अलग करेंगे। जो हमने ग्रो किया था तो ग्रो होने के कारण जो है उसमें मैक्सिमम टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ और उस मैक्सिमम टॉक्सिन प्रोड्यूस होने के कारण जो है वो बल्क के रूप में हमारे पास इकट्ठा हो गया। तो उस बल्क के रूप में जो इकट्ठा हुआ था उसको हमको सेपरेट करना पड़ा। तो सेपरेट कैसे किया, अल्ट्रासेल्ट्रीफिकेशन के थ्रू हमने उसको सेपरेट कर दिया, वहां से उसको बाहर जो है निकाल दिया। फिर इसके बाद बोलता है सेपरेटेड बल्क को जो है क्या करते हैं, आपका सैलिन सॉल्यूशन से जो है इसको स्टेरिलाइज करते हैं। तो जो है सैलिन सॉल्यूशन जो रहता है उसको स्टेरिलाइज किया जाता है, जो सेपरेट हमारा बल्क जो हमको प्राप्त जो हुआ था। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब उसके बाद जो है उसको हमने क्या लिया, सैलिन सॉल्यूशन से उसे हमने स्टेरिलाइज कर दिया और स्टेरिलाइज होने के बाद जो है डिप्थीरिया टॉक्सिन में 0.5% जो है फार्मेलिन ऐड किया जाता है। तो फार्मेलिन उसको जो है वो ऐड करेंगे एंड जो है मिक्सचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इनक्यूबेट किया जाता है। कौन कौन से मिश्रण हो गया, बल्क था उसमें सैलिन सॉल्यूशन मिला दिया, उसके बाद फार्मेलिन मिलाया हमने कितना 0.5% उसमें फार्मेलिन मिलाए और उस फार्मेलिन मिलाने के बाद जो मिक्सचर हमारे पास जो प्राप्त हुआ था उसको हमने लगभग जो है 37 मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको लगातार जो है इसको गर्म किया, यानी कि कहाँ तक की इनक्यूबेट किया हमने, कहाँ तक किया 3 से 4 वीक्स तक के लिए हमने इनक्यूबेट किया उसको। ठीक है, क्या किया हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको इनक्यूबेट किया, 3 से 4 वीक्स के लिए इनक्यूबेट जो है इससे किया जाता है, जिससे उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो रिमूव हो जाए। उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, यानी कि जो हार्मफुल था हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो वहां से रिमूव हो जाए। इसलिए उसको जो है 3 से 4 वीक्स के लिए जो है उसको क्या किया जाता है, इनक्यूबेट जिसमें किया जाता है। फिर उसके बाद होगा आपके पास जो है नाउ डिप्थीरिया टॉक्सिन इज कॉल्ड जो टॉक्साइड। जो डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन होता है उसको क्या नाम हो गया हमारे पास, टॉक्साइड नाम उसको पड़ गया। जो टॉक्सिन था वो हमारे लिए हार्मफुल था, ये जो टॉक्साइड है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है और यही हमारा जो है वो क्या रहता है, यही हम इसी से हमको जो है वैक्सीन हमारा प्राप्त होगा, टॉक्साइड से हमारा वैक्सीन जो इसमें बनेगा। ठीक है, फिर इसे जो टॉक्साइड है इसमें क्या किया हमने, स्टेबिलाईजर जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐड किया। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड किए और ऐड होने के बाद इसमें हमने कुछ प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलेंगे थिमेसोरॉल के, इसमें यूज करके हमारा वैक्सीन पूरी तरह से तैयार जो है वो हो जाता है। तो ये जो टॉक्साइड हमारे पास जो प्राप्त हुआ था, इस टॉक्साइड में हमने क्या मिला दिया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाए और थिमेसोरॉल को मिलाए और यही हमारा वैक्सीन के रूप में तैयार है। और इसी को जो है किसे, डिप्थीरिया के लिए इसको लगाया जाता है। अब देखेंगे इसका इम्यून रिस्पांस जो है वो कैसा होता है, किस तरह से इसमें इम्यून रिस्पांस वो हमारे बॉडी में देता है।
अब उसके बाद आएगा इसका मैकेनिज्म आएंगे, तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो बोलता है टॉक्साइड को जो है इंट्रामस्कुलरी जो है इंटर कराया जाता है, जो इंट्रामस्कुलरी को इंटर कराया जाता है। इसके यहाँ पर एपीसी सेल जो रहता है हमारे पास, है ना, एपीसी मतलब डेंड्राइटिक जो सेल रहता है उसमें प्रेजेंट होता है, वही उसको क्या करेगा, कैच करेगा। जिसके बाद जो है वहाँ पर एमएससी सेकंड जो है, इसमें एमएससी सेकंड जो है इंगल्फ कर जो है ब्रेक डाउन पेप्टाइड में कर देता है। इसको जो है पेप्टाइड के रूप में उसको ब्रेक डाउन वहाँ पर कर दिया जाता है, जिससे एमएससी सेकंड जो है प्रेजेंट करता है और टीएच हेल्पर सेल जो है एक्टिव हो जाता है। और टीएच हेल्पर सेल जो है क्या करेगा, ल्यूटिलाइजिंग आता है हमारे पास, इंटरल्यूकिन सेकंड का सिक्रेशन होता है और इंटरल्यूकिन सेकंड जो है बी सेल के द्वारा जो है आईजीजी का फॉर्मेशन में उसको एक्टिवेट वो करता है और इसी से हमारे पास जो है क्या बनेगा, हमको एंटीबॉडी इसमें जो है वो फॉर्मेशन होता है। और साथ साथ जो है इसमें राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन को जो है रोक दिया जाता है, यानी कि जो है इसमें टारगेट जो सेल होता है इसको डेथ हो जाने दिया जाता है। डेथ होने के बाद उसके जो प्रक्रिया होती है इसको रोकने के लिए राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का सिक्रेशन होता है उसको वो रोक दिया जाता है। अब किस तरह से होगा यहाँ पर हम नीचे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं, ये क्या हमारा टॉक्सिन है, ठीक है, ये टॉक्सिन है। टॉक्सिन जो है कहाँ पर आया, हमारे एपीसी सेल पे आए और इस एपीसी सेल मतलब जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर आया और अंदर हुआ। और अंदर होने के बाद क्या है यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ जो है पेप्टाइड थ्रू एपीसी, तो जो एपीसी के थ्रू यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन हो रहा है किसका, पेप्टाइड का, ठीक है। फिर उसके बाद एमएससी सेकंड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ और यही एमएससी सेकंड जो है कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है एपीसी सेल के ऊपर पाया जाता है कुछ इस तरह से। तो एपीसी जो सेल होता है उसके ऊपर पर एमएससी सेकंड होता है। तो एमएससी सेकंड क्या करेगा, वहां पर जो है टीएच जो सेल होता है, टी हेल्पर सेल होता है, उसको वो एक्टिव करेंगे या उस पर जो है बाइंड अप होगा, उस पर एक्टिव नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, बाइंड अप करेगा, ठीक है। अब बाइंड अप होने के बाद जो है टीएच जो सेल होता है, टीएच हेल्पर सेल जो रहता है उसमें इंटरल्यूकिन सेकंड का फॉर्मेशन होता है। ये दिख रहा है आपको ऊपर में इंटरल्यूकिन सेकंड के इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही इंटरल्यूकिन सेकंड जो है बी सेल को जो है क्या करेगा, एक्टिव करने का काम करेगा। तो ये बी सेल है उसको एक्टिव के लिए इंटरल्यूकिन सेकंड जो है उसको एक्टिव करता है और ये बी सेल के द्वारा हमारे पास जो है आईजीजी एंटीबॉडी का इसमें फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी यहाँ पर हुआ है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी टॉक्सॉइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ एंटीबॉडी, ये केवल एंटीबॉडी ही नहीं है, उसमें क्या है, टॉक्सॉइड भी है। तो ये एंटीबॉडी टॉक्सॉइड कॉम्प्लेक्स जो रहता है ये हुआ। अब इसका सेल पर कैसे इसका इफेक्ट होगा, इसको यहाँ पर अभी देखते हैं कि इसका सेल पर कैसे इसका इफेक्ट होता है। तो ये जो हमारा सेल होता है ये हमारा क्या है, पूरा ये सेल है। तो इस सेल पर जाकर क्या होगा, जो एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स हमारा टॉक्सॉइड कॉम्प्लेक्स है वो एंडोसोम में जाएगा। तो एंडोसोम में यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर इस एंडोसोम में ये ट्रांसफर हो गया हमारा एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हमारे एंडोसोम में ट्रांसफर हुआ। एंडोसोम में जाने के बाद जो है आपका एसिडिफाइड जो है एंडोसोम बनाएगा, एसिडिफाइड एंडोसोम कहते हैं इसको। और ये जो एसिडिफाइड एंडोसोम है वो जाकर लाइसोसोम के साथ बाइंड अप होगा, ठीक है। किसके साथ बाइंड अप होगा, लाइसोसोम के साथ जाकर वो जो है बाइंड अप होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंडोसोम है वो लाइसोसोम के साथ जाकर वो बाइंड अप हो गया, यहाँ पर वो बाइंड अप हो गया। अब जो बाइंड अप होने के बाद यहाँ पर एक हमारे पास प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं आरटीपी मतलब होता है राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन कहते हैं। तो आरटीपी जो रहता है और ये जो आरटीपी है यही क्या करेगा, राइबोसोम को इनहिबिट करेगा, रोकेगा प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। जो प्रोटीन का सिंथेशन वहां पर हो रहा था, किसको, डेथ ऑफ टारगेट सेल प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू वहां पर टारगेट सेल को डेथ किया जा रहा था, उसको वो रोकने काम इसमें वो करेगा, ठीक है। तो और एक और चीज होता है यहाँ पर EF2 जो इनहिबिट करेगा इस प्रोटीन के सिंथेशन को। तो वो कुछ इस तरह से इसकी एक्टिविटी जो है यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है कि इसमें कैसे एक्टिविटीज का हो रहा है। तो ये टॉक्सॉइड था, जो टॉक्सॉइड क्या हो हमारे पास, अब बैक्टीरिया सिक्रेटिंग टॉक्सिन एंड हार्मफुल केमिकल आर ग्रोन। तो ग्रोथ जब किया जाता है तो उस समय जो है वो टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स को जो वहाँ पर सीक्रेट हो जो है वो करते हैं इन कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में जो है वो सीक्रेट करने का काम जो है इसमें वो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं टॉक्साइड सीक्रेटेड टॉक्सिन। जो टॉक्साइड होता है वो क्या करेगा, टॉक्सिन का जो है वो सीक्रेशन इसमें करते हुए जाते हैं। तो ये किस तरह से आप आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ, उसके बाद जो है टॉक्साइड सीक्रेटेड टॉक्सिन जो है इनएक्टिवेट विथ हीट एंड केमिकल। तो हीट और केमिकल के थ्रू इसको जो है इनएक्टिवेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा बन गया है टॉक्साइड, इसी टॉक्साइड को हम वैक्सीन के रूप में लेंगे, यही हमारा क्या होगा, वैक्सीन होगा टॉक्साइड जो है। तो इसको इंजेक्शन ऑफ इंटायर डोज ऑफ वैक्सीन, तो इसको इंटायर डोज के रूप में हमारे पास वैक्सीन को जो है इंटर किया जाता है बॉडी में। और प्रेमिंग वैक्सीनेशन ये जो है वो देगा, तो प्रेमिंग वैक्सीनेशन होगा। और साथ साथ जो है ये क्या करेगा, इंड्यूस
ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इंड्यूसन करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को जो है इंड्यूस करने का काम जो है वो करेगा। फिर उसके बाद आगे जो नीचे की ओर आता है उसमें क्या बोलते हैं हमारे पास जो है ये आएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है रियल इन्फेक्शन। तो ये जो है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो देता है, जिसके कारण जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हमको रियल इन्फेक्शन के थ्रू हमको प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। और इसको जो है बूस्टर डोज की भी कभी कभी आवश्यकता जो है इसको होती है, तो बूस्टर डोज भी है वहाँ पर दे सकते हैं। अब आता है हमारे पास इसमें दूसरा नंबर का वैक्सीन, जिसमें देखेंगे पॉलीसेकेराइड वैक्सीन के बारे में इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरह से इसको जो है तैयार किया जाता है। तो इसमें हम लोग लेते हैं निमोनिया, इसमें क्या लेंगे हमारे पास जो है निमोनिया। तो निमोनिया का वैक्सीन इसमें जो है वो तैयार किया जाता है। तो कैसे इसमें जो है वो तैयार किया जाता है इसमें देखेंगे। तो अभी तक हमने वायरस को ले लेते हैं, अब यहाँ पर क्या लेंगे हमारे पास बैक्टीरिया को लेंगे। तो एडिपोकोकस निमोनी इज ग्रोन ऑन सुटेबल इन्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया। तो सुटेबल कल्चर मीडिया में जो है एडिपोकोकस जो है निमोनी को वहाँ पर घर में मतलब इसको ग्रो किया जाता है या इसको जो है कल्चर किया जाता है। अब उसके बाद होगा आफ्टर मैक्सिमम रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर आइसोलेटेड फ्रॉम जो है कल्चर मीडिया। तो जब उसका मैक्सिमम रिप्रोडक्शन हो जाए उस बैक्टीरिया का, मतलब जो निमोनी वहाँ पर बैक्टीरिया हमने लिया है उसका अगर मैक्सिमम कल्चर हो जाए, तो कल्चर हो जाने के बाद जो है उसको कल्चर मीडियम से उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद होगा कैप्सूल आर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय यूजिंग हीट और डिटर्जेंट। तो हीट और डिटर्जेंट के थ्रू उसका जो कैप्सूल होता है उसको अलग किया जाता है। अब कैप्सूल का ही क्यों काम में यहाँ पर, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हो रहा है हमारा क्या है पॉलीसेकेराइड इस्तेमाल हो रहा है। तो पॉलीसेकेराइड जो रहता है बैक्टीरिया के कोडिंग पर, बाह्य जो लेयर रहता है या बाह्य जो उसकी सतह रहती है उसी पर वो जो पाए जाते हैं और कहीं वो नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए जो है उसके कैप्सूल की हमको आवश्यकता होती है, उसके कैप्सूल में हमारा कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो पाया जाता है और प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिया कैप्सूल के लिया है। तो कैप्सूल को लेने के लिए सेपरेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट और जो है हीट को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है कैप्सूल आर ट्रीटेड विद जो है एमाइलेज। तो कैप्सूल को जो है ट्रीट करेंगे एमाइलेज से ट्रीट करते हैं। एमाइलेज से ट्रीट क्यों करेंगे, क्योंकि जो कैप्सूल जो होता है हमारे पास एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ट्रीट के लिए हमारे पास एंजाइम जो रहता है वो रहता है एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति हम उसको जो है ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट होने से क्या होगा, एमाइलेज क्या करेगा, रिएक्ट विथ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोड्यूस ओलिगोसेकेराइड और जो है शुगर रेसिड्यूज। तो जो है वो क्या करेगा, शुगर रेसिड्यूज और उसी के साथ साथ वहां पर ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन वो करेगा। ठीक है, क्या कर रहा था हमारा जो हमारा एमाइलेज है वो जो है एमाइलेज कैप्सूल के साथ, मतलब उसमें क्या पाया जाता है पॉलीसेकेराइड है, तो उस पॉलीसेकेराइड के साथ रिएक्ट करके जो है ओलिगोसेकेराइड एवं जो है शुगर रेसिड्यूज में जो है उनको तैयार होकर हमको देगा। सबसे मेन चीज हमारा है यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड, तो ओलिगोसेकेराइड इससे जो है तैयार वो होगा। फिर उसके बाद देखते हैं ओलिगोसेकेराइड एडेड विद जो है कैरियर प्रोटीन। तो ओलिगोसेकेराइड में जो है कैरियर प्रोटीन को ऐड कर दिया जाता है ताकि उसको हम ले जा सके अलग जगह पर। फिर आता है स्टेबलाइजर एंड प्रिजर्वेटिव एडेड फ्रॉम फ्यूचर यूज। तो फ्यूचर यूज के लिए जो है स्टेबलाइजर और जो है प्रिजर्वेटिव इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेबलाइजर के लिए इस्तेमाल क्या आता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल करते हैं और प्रिजर्वेटिव के लिए थिमोसोरॉल का इसमें प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये आपका वैक्सीन जो इसमें तैयार हो गया। वैक्सीन के लिए इतना ही स्टेप था, तो इतने स्टेप में हमने तैयार किया। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हमने जो है सुटेबल कल्चर मीडिया में उसको हमने ग्रो कराया। ग्रो होने के बाद मैक्सिमम जब उसका रिप्रोडक्शन हो गया तो हमने उसके आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट क्या किया हमने, उसका कैप्सूल को आइसोलेट किया और कैप्सूल आइसोलेट होने के बाद हमने जो है उसमें क्या इंटर करा दिया, सीधा सा बात हमने इंटर कराया क्या, एमाइलेज को इंटर कराया। और एमाइलेज को इंटर कराने से वहाँ पर ओलिगोसेकेराइड और शुगर रेसिड्यूज में वो चेंज हो गया। और इसके बाद हमने इसमें कैरियर प्रोटीन को ऐड किए। तो कैरियर प्रोटीन ऐड होने के बाद हमने स्टेबलाइजर और जो है प्रिजर्वेटिव को मिलाकर हमारा वैक्सीन जो है वो तैयार हो गया। और इसको हम एक ट्यूब में जो है एकत्रित करके रख लेते हैं। अब इसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है कैसे होगा इसके अभी हम लोग देखेंगे। जो है हमारा डायग्राम है दिए, ये हमारा क्या बनता है, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड है। ये पूरा क्या है हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये पूरा पॉलीसेकेराइड है। इसमें क्या हमारा शुगर रेसिड्यूज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राउंड राउंड में। फिर उसके बाद जो इंटरेक्ट विद एमाइलेज, हमने इसमें एमाइलेज को इंटरेक्ट करा दिया। एमाइलेज इंटरेक्ट होने से क्या होगा, ये जो है ओलिगोसेकेराइड में जो है टूट गया। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड में टूटेगा। अब टूटने के बाद हमने क्या किया, एडेड विथ कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन को हमने जब इसमें ऐड किया तो आगे जाकर क्या हो गया,
जो कैरियर प्रोटीन था वो जो है सेंटर पे चला गया, ये देख सकते हैं आपकी सेंटर पोजीशन पे है, और इसके जो ओलिगोसैकेराइड है वो बाहर की ओर जो है वो रहता है। ये देखिए यहाँ पर बाहर की ओर जो है वो पाया जाता है आपके ओलिगोसैकेराइड, और कैरियर जो प्रोटीन आपके अंदर की ओर जो है वो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर जो है वो रहता है, और इसी का है वैक्सीन के रूप में हमें प्रयोग जो है करते हैं, प्रिजर्वेटिव और स्टेबिलाईजर इसमें मिलाकर। अब उसके बाद आएगा हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पांस टू पॉलीसैकेराइड वैक्सीन में जो है इसका इम्यून रिस्पांस जो है इसमें किस तरह से होता है इसको यहाँ पर देखेंगे। तो वैक्सीन को जो है आपका इंट्रावेनसली जो है इंड्यूस किया जाता है या इंड्यूस इसको करते हैं, है ना। तो इंट्रावेनसली मतलब वेनस के अंदर इसको जो है वो इसको डाला जाता है, और ये जो इम्यून रिस्पांस होता है वो ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस जो है वो देता है, ठीक है। फिर बोलते हैं पॉलीसैकेराइड 20 सेल वैक्सीन के जो है फेगोसाइटोसिस के द्वारा जो है इनवेजिनेशन करते हैं, यानी कि जो है जो पॉलीसैकेराइड होता है वो 20 सेल जो रहता है उसमें जो है फेगोसाइटोसिस के थ्रू इसको इनवेजिनेशन किया जाता है, और लाइसोसोम से जो है लाइसोजाइम और जो है आपका प्रोलियोजियम्स एंजाइम जो सीक्रेट कर दिया जाता है। तो ये किस तरह से आगे होगा इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं इसमें किस तरह से इसका शो हो रहा है। तो ये हमारा बी सेल है, ये जो हमारा क्या है बी सेल है, यहाँ पर लिखा भी है बी सेल। तो ये जो बी सेल है इसके ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं BCR, यानी कि बी सेल रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये बी सेल रिसेप्टर इसके ऊपर में पाया जाता है, जो क्या करेगा कैरियर और पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स मतलब कैरियर प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्या करेगा रिसीव करने का काम करेगा, यानी कि इसको बाइंड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइंड हुआ है, और बाइंड होने के बाद जो है इसमें इनवेजिनेशन की प्रक्रिया हुआ, और ये जो है एंडोसोम में यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा एंडोसोम में ट्रांसफर हो गया, देखिए यहाँ पर एंडोसोम में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीएस नामक एक एंजाइम होता है, प्रोटीएस नामक जो एंजाइम रहता है वो क्या करेगा, वो जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ने का काम करेगा। तो तोड़ेगा तो क्या बनेगा हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन में उसको तोड़ेगा, ठीक है। किसमें तोड़ेगा पेप्टाइड, और जो है इसको प्रोटीन में तोड़ने का काम जो है वो करता है, ठीक है। अब आगे जाकर जो हमारा ये जो पेप्टाइड और प्रोटीन जो हमारे पास जो टूटा है वो आगे जाकर क्या करेगा, वहां से आपके जो है ये तो यहाँ पर अभिक्रिया हो गया। अब आगे अब जो है नीचे की ओर जो हमको एक दिख रहा है एक्सोसैटिक वेसिकल आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक्सोसैटिक वेसिकल जो दिख रहा है इसके द्वारा आपके जो है MSC सेकंड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब MSC सेकंड के इसमें फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। एक्सोसैटिक वेसिकल जो रहता है इसी में आपका MSC सेकंड का इसमें फॉर्मेशन होता है या निर्माण जो है वो होता है, जो कि MSC सेकंड क्या करेगा हमारे जो TH जो सेल होते हैं TH यानी कि T हेल्पर सेल जो रहता है उसके साथ वो बाइंडिंग करेगा। जाहिर सी बात है, इतना तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमारा ये भाग नंबर 3 हो गया आज का। तो भाग नंबर 1 और 2 में मैंने बता दिया था कि MSC फर्स्ट एंड MSC सेकंड किसके साथ वो अटैच करता है, क्यों अटैच करते हैं ये भी आप जानते हैं। तो MSC सेकंड क्या करेगा हमेशा TH हेल्पर सेल यानी कि TH जो हेल्पर सेल होगा उसके साथ हमेशा क्या होगा बाइंड अप करेगा, बाइंड होकर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सोसैटिक वेसिकल है इसमें से जो MSC सेकंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो आगे जाकर क्या हो रहा है ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देख सकते हैं ये हमारा MSC सेकंड है, जो कि आपका TH सेल, ये जो TH सेल है इसके साथ जो है वो बाइंड अप हो रहा है। तो बाइंड तो इसके साथ वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ सब यूनिट भी है या सब रिसेप्टर्स भी है जिसके द्वारा ये बाइंड अप हो रहा है। ऊपर में लिखा है CD80, ये जो हो रहा है बाइंड, ये जो बी सेल का CD80 है और TH जो सेल है उसका CD28 है। साथ साथ जो है बी सेल का CD40 है, और यहाँ पर जो है TH सेल का जो है CD40L के साथ जो है वो बाइंडिंग इसमें हो रहा है। तो बाइंडिंग जब इसके साथ वो होगा तो उसके बाद जो है यहाँ से एक जो है केमिकल का सिक्रेशन होगा जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन सेकंड। तो इंटरल्यूकिन जो सेकंड होता है उसका सिक्रेशन जब होगा तो ये क्या करेगा अपने TH सेल को ही वो एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इसी के लिए इसमें रिसेप्टर पाया जाता है। TH जो सेल रहता है उसमें इंटरल्यूकिन सेकंड के लिए उसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि क्या करेगा उसी को जो है वो रिसीव करने का काम करेगा। तो उसी को जो है वो वहाँ से वो रिसीव कर लेता है, जिसके कारण से जो TH सेल होता है वहां से एक और अन्य केमिकल जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 4, तो इंटरल्यूकिन 4 का इसमें सीक्रेशन जो है वो होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके इंटरल्यूकिन 4 का सीक्रेशन होगा, और इंटरल्यूकिन 4 जब सीक्रेशन होगा तो इसके लिए जो रिसेप्टर है आपके बी सेल पर जो है कि रिसेप्टर पाया जाता है, इंटरल्यूकिन 4 के लिए रिसेप्टर यहाँ पर पाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको कि क्या बोला मैंने,
जब MSC सेकंड के साथ आपका TH हेल्पर सेल जब वो जुड़ जाता है तो TH हेल्पर सेल जुड़ने के बाद जो है वहाँ से इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन होने लगता है। तो इंटरल्यूकिन सेकंड का सीक्रेशन होता है तो वहीं पर उसके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं जो इंटरल्यूकिन सेकंड को रिसीव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर रिसीव हो गया है और इस रिसीव होने के कारण जो है यहाँ पर इंटरल्यूकिन 4 का सीक्रेशन होने लगता है और इंटरल्यूकिन 4 जो है आगे जाकर बी सेल के साथ जो है बाइंड होता है, मतलब बी सेल में उसके लिए रिसेप्टर होता है तो बी सेल के साथ वो बाइंड हो जाता है जिससे बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हमारा बी सेल जो है वो एक्टिवेट होगा और बी सेल एक्टिवेट होने से इसमें क्या बनेगा, हमारे पास बी सेल एक्टिव होने से हमको 2 सेल में डिवाइड होकर वो मिलेगा। सबसे पहले आएगा मेमोरी सेल और दूसरा आएगा हमारे पास प्लाज्मा सेल। तो 2 सेल में हमको डिवाइड होकर वो मिलता है ना। तो इसमें आएगा मेमोरी सेल, उसको याददाश्त के लिए रहेगा और प्लाज्मा सेल उसके लिए क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा जिसमें IgG का एंटीबॉडी इसमें फॉर्मेशन होता है जो कि क्या करेगा आगे जाकर जो है वो हमारे जो निमोनिया है उसको वो मारने का काम करेगा। निमोनिया का जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम इसमें वो करेगा। इसमें भी आपको अच्छे से और समझ आ रहा होगा कि ये इसमें थोड़ा कलरफुल डायग्राम में लाया हूँ आपके लिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर की ओर दिख रहा है, देखो यहाँ पर PSA1 लिखा है। तो ये हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि पेप्टाइड और जो है कैरियर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के जो है कॉम्प्लेक्स है जो कि आपके बी सेल की जो बी सेल है जो हरे कलर में शो हो रहा है वो बी सेल है हमारा। तो इस बी सेल के जो है रिसेप्टर BCR के साथ बाइंड अप हुआ और जो है PS4 मतलब कि आपका जो ये इंटर हुआ, अंदर आया। अंदर होने से जो MSC सेकंड का इसमें MSC सेकंड जो है क्या करने लगा, TH जो सेल था हमारे पास, T हेल्पर सेल था, इस T हेल्पर सेल के साथ जो है आकर वो बाइंड अप हो गया। T हेल्पर सेल के साथ जो है वो बाइंड अप हो गया और T हेल्पर सेल के साथ बाइंड होने के साथ साथ जो इसमें कुछ और रिसेप्टर थे जैसे कि CD80 और CD86 के जो है बाइंड हुआ TS सेल के CD28 के साथ और B सेल का CD40 जो है TS सेल के CD40L के साथ जो है बाइंड अप हुआ जिसके कारण से यहाँ पर इंटरल्यूकिन सेकंड का जो है इंटरल्यूकिन सेकंड जो है क्या हुआ, इसी TH सेल में ही रिसेप्ट हो गया जिसके कारण से वहाँ पर IL4 का वहाँ पर सीक्रेशन हुआ और IL4 जो है वो आपके बी सेल को एक्टिवेट किए और बी सेल एक्टिवेट होने के बाद जो है वहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने के बाद दो सेल में हमारे पास डिवाइड होकर मिला। एक बना हमारे पास मेमोरी सेल और दूसरा बना हमारे पास प्लाज्मा सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को शो करता है, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को शो करता है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी इसके साथ जो है बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद जो है आपके देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो जो कैंसर सेल था उसको जो है सेल को लाइसिस करने लगा, डेथ कर दिया सेल को और इस तरह से हमको जो है किससे, निमोनिया से प्रोटेक्शन हमको प्राप्त होता है। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।